सर्कुलर जारी किया था, जिसमें प्रथम चरण में स्कूल्स का चिन्हांकन कैसे किया जाना है इस पे विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। और आज की वीसी उसकी प्रक्रिया को आप तक लेके जाने के लिए आहूत की गई है, क्योंकि इस पूरे अभियान में, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे पहला स्टेप है वो है चिन्हांकन। अगर हम स्कूल्स का सही तरह से चिन्हांकन कर लें, जो पैरामीटर्स बताए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसका सही तरीके से पालन करके अगर हम स्कूल्स का चिन्हांकन की प्रक्रिया बहुत तेजी से निश्चित समय सीमा में और अच्छे से कर लेंगे, तो आने वाला हमारा जो अभियान का हिस्सा है वो उतनी आसानी से हम कर पाएंगे। जो 28 सितंबर का लेटर है उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं हाईलाइट करूंगा। इसके बाद कुशवाहा जी और अभिषेक हैं, उस पूरी प्रक्रिया का जो पोर्टल एक तैयार किया गया है उस पर हमें कैसे यूज करना है उस पर एक प्रस्तुतिकरण देंगे। पहला यह है कि एक प्रारंभिक चरण है इस पूरे कार्यक्रम का, जहां हमें जो अपेक्षा है जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से, संकुल स्तर से, वो स्कूल्स के चिन्हांकन की है। और चिन्हांकन भी आपको जिले के सारे स्कूल से नहीं करना है। हमने अपने ऑफिस में बैठ के एक टेबल टॉप एक्सरसाइज की है और जो डेटा हमारे पास अवेलेबल था उसको ध्यान में रखते हुए हमने करीबन 15-16 हजार स्कूल की लिस्ट है जो जिलों को दी है, और इसी लिस्ट में से आपको स्कूल चिन्हांकित करने हैं। जब हम स्कूल चिन्हांकन की बात हम करते हैं तो ये हमें सबको समझना जरूरी है, स्पष्ट हमारे मन में होना चाहिए कि हमें किस तरह के स्कूल्स को चिन्हांकन करना है। जो सीएम राइज स्कूल्स हैं वो एक एंकर स्कूल, जैसे हमने ईपीएस में एंकर स्कूल की अवधारणा रखी थी, उसी तरह से सीएम राइज स्कूल भी एक एंकर स्कूल होगा। उसके आसपास के स्कूल्स हैं जो आने वाले समय में वहां पे मर्ज हो सकते हैं, और जो स्कूल्स मर्ज होंगे वहां से जो बच्चे आएंगे उनको हम लोग भविष्य में दूरी ज्यादा होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी दे सकते हैं। दूसरा पहलू इन स्कूल्स का यह है, निर्देश में काफी स्पष्ट किया गया है कि हमें इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल का चयन करना है कि आने वाले समय में अगर स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ता है तो कम से कम 1000 बच्चे वहां पे पढ़ सके, 1500 बच्चे पढ़ सके, उस तरह की हमें प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता है भूमि उपलब्धता की। तो वर्तमान में स्कूल का एनरोलमेंट कितना है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मौजूद है, और अतिरिक्त अधोसंरचना निर्मित करने के लिए स्कूल के पास कुल कितनी भूमि है, यह भूमि उपलब्ध हो सकती है। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के प्राथमिकता देते हुए हमें स्कूल का चयन करना है। और ये जो पूरा अभियान है पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, आप लोगों को कोई ग्रेडिंग नहीं करनी है, कोई रैंकिंग नहीं करनी है। पोर्टल पे जो डेटा मांगा जा रहा है, जो फील्ड्स दिए गए हैं, बस आपको ड्रॉप डाउन में जाकर पोर्टल में स्कूल की जानकारी दर्ज करानी है। हम एआई के माध्यम से, एक ऑटो जनरेट सिस्टम के माध्यम से स्कूल्स का वेरिफिकेशन का चिन्हांकन कर लेंगे कि जिलों ने जो 15-16 हजार का स्कूल का सत्यापन किया है, उस सत्यापन के आधार पर इतने स्कूल्स हैं जो सीएम राइज स्कूल संभावित हो सकते हैं। इस अभियान का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है समय सीमा। पहला हमारा जो गतिविधि थी वो 3 अक्टूबर को शुरू होनी थी, जब जिले स्तर से वेरिफिकेशन दल जो बनने हैं उनके आदेश जारी होने थे। हम लोग शीघ्र ही एक गूगल ट्रैकर भी तैयार कर रहे हैं जहां पे स्टेज दर स्टेज इन स्कूल्स के वेरिफिकेशन की क्या प्रगति है उसका डेटा भी हम लोग कैप्चर करेंगे। कृपया करके समय सीमा का पालन करें, क्योंकि एक एक्टिविटी समय सीमा की है वो अगली एक्टिविटी पे निर्भर है। तो अगर हम एक स्टेज की टाइमलाइन मिस करते हैं तो हमारे आने वाले पूरे अभियान का जो समय सीमा है वो प्रभावित होगा। इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही जल्दी इस वीसी का आयोजन किया है ताकि आपको स्पष्ट रहे और आप कल से ही अपने फील्ड के जो मूवमेंट शुरू कर दें, अपनी टीम्स को सेंसिटाइज कर दें, उन्हें ट्रेन कर दें, और वेरिफिकेशन का जो काम है वो हम लोग इमीडिएटली फील्ड्स पे स्टार्ट कर सके। चौथा जो सबसे है, जो आप सभी को ध्यान में रखना है कि वर्तमान में हम किसी भी स्कूल के बंद होने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही निकट भविष्य में किसी भी स्कूल को बंद करने की विभाग की कार्य योजना है। हमारा जो प्लान है, जो पूरी एक्सरसाइज है, कवायद है, सिर्फ इसी बात तक सीमित है कि हम जितने अधिकांश जो हमारे स्कूल्स को हम लोग सर्व सुविधा युक्त कर सकते हैं, वहां पे जो पद स्वीकृत हैं उस अगेंस्ट में 100% टीचर्स पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारी विभाग की सोच है। कम संख्या वाले, कम नामांकन वाले या दूर दराज स्कूल को बंद करना वर्तमान में ऐसा कोई बिंदु नहीं है, ना ही हमारी कार्य योजना में ऐसा कोई निर्णय लिया गया है।
देखेंगे कि जो सीएम स्कूल के सत्यापन का जो पहला पत्र हमने जारी किया है, परिपत्र क्रमांक 1 28 सितंबर का, उसमें कम नामांकन वाले स्कूल्स हैं या जो स्कूल जहां पे टीचर्स पोस्टेड नहीं है या जीरो टीचर है, सिंगल टीचर है, इसके बारे में कोई बात नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये विभाग का बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसीलिए इसका जो एक ब्रांडिंग करनी है, जिले में मैसेजिंग करनी है, उसके लिए हमें किन शब्दों का उपयोग नहीं करना है, ये हम सबके मन में स्पष्ट होना चाहिए। गलती से भी हमारा कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ये ना कहे कि इतने स्कूल्स बंद होंगे और इनकी जगह नए सीनियर स्कूल खोले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वर्तमान में स्कूल संचालित हो रहे हैं उन्हीं को और मजबूत और अच्छा बनाने का ये पूरा प्रयास है। वर्तमान में किसी भी स्कूल को बंद करने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है और सीएम राइज स्कूल्स में इस तरह का कोई कार्य योजना का हिस्सा भी नहीं है। तो हमें पूरा फोकस करना है कि हमारे जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं या मीडिया हैं या अन्य संस्थाएं हैं जो इस विषय पर रुचि रखते हैं, उनके माध्यम से इस पूरे अभियान की अच्छी ब्रांडिंग कराई जाए और स्पष्ट कराया जाए कि आने वाले जो स्कूल्स का जो स्वरूप होगा, हम नया स्कूल फिर से बोल रहे हैं कि बहुत कम स्कूल से जो नए बनेंगे, जो पहले से संचालित स्कूल हैं उनको एक अच्छे स्वरूप में और अच्छे तरीके से संचालित होने का पूरा कार्यक्रम सीएम राइज तैयार किया गया है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही धैर्य से और समय सीमा में ये हमें वेरिफिकेशन का काम करना है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको डे 1 से ही बता के रखें कि इस तरह का अभियान है, इस तरह के निर्देश हैं, ताकि किसी भी स्तर से कंफ्यूजन ना हो कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं और नए स्कूल्स चालू हो रहे हैं। आप निर्देशों में देखेंगे इसमें जो अंतिम निर्णय है, जिले स्तर पे ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, अधिकार दिया गया है कि जनपद स्तर, जिला पंचायत स्तर की जो समितियां हैं, शिक्षा समिति, उनसे अप्रूवल लिया जाएगा और किस जिले में कौन से स्कूल सीएमआई स्कूल्स के रूप में संचालित हो सकते हैं, इसकी एक सूची है। इसका अप्रूवल जिला समिति के माध्यम से लिया जाएगा। इसीलिए बहुत ही ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखा गया है और आपको सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया का पालन हो, प्रक्रिया दूषित ना हो और सीएम राइज स्कूल की स्थापना के बारे में या प्रक्रिया के बारे में किसी भी स्तर पे किसी भी तरह का भ्रम ना हो। बेहतर है कि अगर आपसे किसी ने कोई प्रश्न किया, अगर आपका उत्तर क्लियर कट उत्तर नहीं है तो उनसे टाइम ले, आधे घंटे का हम लोगों से पूछ लें, उसके बाद ही उस पर रेस्पॉन्ड करें। और कोई भी अधिकारी हमारा जिले स्तर का या ब्लॉक स्तर का किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे सीएम राइज स्कूल्स के बारे में। कृपया करके 28 सितंबर का जो सर्कुलर है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसमें आपके सारी शंकाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब मैं कुशवाहा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभिषेक प्रेजेंटेशन लगा देंगे। विजिबल है सर? हाँ, विजिबल है। नमस्कार साथियों, जैसा सर के अभी निर्देश थे कि 2-3 क्वेश्चन लेते हुए पिछले 4 तारीख को हम लोगों ने चर्चा की आपस में और सीएम राइज स्कूल के वेरिफिकेशंस की चर्चा की प्रक्रिया के संबंध में आपको बताया गया था। आज चूंकि इसमें नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, संकुल प्रिंसिपल जुड़े हैं, कुछ जन शिक्षक लोग भी जुड़े हैं और मुझे लगता है कि बीओबीआरसी उस दिन नहीं जुड़े थे, आज बीओबीआरसी भी जुड़े हैं। तो केवल आज जो ये वीसी रखी गई है उसमें वो एक प्रकार से वेरिफिकेशन की प्रोसेस या उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उसमें टेक्निकल जो प्रश्न है, आपके उत्तर है, उनका उत्तर दिया जाएगा डिटेल में। तो जो सर ने 2-3 बातें बताई, मैं डिटेल में एक प्रेजेंटेशन के तौर पर स्कीम क्या है वो बता देता हूं। उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो अभिषेक बताएंगे आपको। साथियों, जैसा अभी सर ने बताया था कि मिशन 10,000 या सीएम राइज स्कूल एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोशिश ये है कि प्रदेश में 10,000 ऐसे स्कूल विकसित किए जाएं जो सर्व सुविधा युक्त हों, जिनमें जो कमियां नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल्स में होती हैं वो कमियां ना रहें और रिसोर्स रिच हों और वहां न्यूनतम 1,000 बच्चे पढ़ें और उस हिसाब से सारी सुविधाएं, टीचर्स की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। और इसके अतिरिक्त
अगर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो हम वहां पर जो 21st सेंचुरी की स्किल्स बच्चों में डेवलप करने की बात कर रहे हैं और जो हम चाहते हैं कि बच्चों का, मध्य प्रदेश के बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट हम सुनिश्चित कर पाएंगे अगर हम सर्व सुविधायुक्त इतने स्कूल डेवलप कर पाएंगे। अभी मैं एक प्रश्न चैट में देख रहा था कि क्या मिशन 1000 के स्कूल इसमें सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से सम्मिलित होंगे, क्योंकि ये कोई नए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, ये वही स्कूल है जो ऑलरेडी अच्छे स्कूल चल रहे थे और मिशन 1000 में भी ऑलरेडी जो अच्छे स्कूल थे वही स्कूल लिए गए थे। तो जो स्कूल जिनके पास आज की तारीख में पर्याप्त लैंड अवेलेबिलिटी है, जिनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जो बड़ी लोकेशंस पर है, जो ज्यादा बच्चों को कैटर कर सकते हैं, वैसे ही स्कूलों को इसमें लिया गया है। और उद्देश्य इसका ये है कि इन विद्यालयों में हम उस क्वालिटी की शिक्षा दे पाए जो बच्चों में 21st सेंचुरी की स्किल्स को डेवलप कर पाए और हमारे बच्चे देश में और बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर पाए। ये उसके पीछे उद्देश्य है। उस ऑब्जेक्टिव को लेकर इन स्कूलों को डेवलप किया जा रहा है, खोला नहीं जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड ले लें प्लीज। इसमें जो मेन पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें काम करना है इन स्कूलों में, पहला, जैसा आपकी सबकी डिमांड रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साहब गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत खराब होता है, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। दूसरा, हम टीचर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे। तीसरा, स्कूल की लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, यानी उसको ट्रेंड भी करना है, उसको कुछ एम्पावरमेंट भी करना है, उसको ऑटोनॉमी भी देना है। उस तरीके से स्कूल के जो लीडरशिप है उसको भी मजबूत करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना हम बच्चों का अटेंडेंस इंश्योर नहीं कर सकते हैं। स्कूल में और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनको इंश्योर करना है तो हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर भी बहुत जोर है ताकि पेरेंट्स का, जनप्रतिनिधियों का, समाज के जो संभ्रांत लोग हैं उन सबका सहयोग स्कूल को प्राप्त हो पाए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिजिटल लर्निंग पर इसमें सबसे ज्यादा जोर रहेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में उस तरह की स्किल्स डेवलप हो जिससे वो दुनिया में आगे बढ़ सके, अपना काम कर सके, तो आज की तारीख में डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो इन सब चीजों को भी इसमें ऐड किया जाएगा, इसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है, एकेडमिक प्रोसेसेस है, उनको भी बहुत स्मूथ किया जाएगा ताकि स्कूल बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए। और नेक्स्ट जो पैरामीटर है, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि पीसा के लिए हम लोग जाएंगे। अभी नेस में भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हम लगभग बीच में कहीं है, बल्कि बीच से भी नीचे है। तो नेस का भी हमें अपना इम्प्रूव करना है, सभी क्लासेस का। और इसके अलावा फिर हमको 2024 में या 2027 तक पीसा में भी जाना है और वहां जाने के पहले इतनी तैयारी करना है कि हम एक सम्मानजनक स्कोर दुनिया के सामने ला पाए ताकि नाम देश का खराब ना हो। इसके अलावा टीचर्स का जो डेवलपमेंट है उनमें प्रोफेशनल्स जो लर्निंग स्किल्स डेवलप करना है, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करना है, वो भी ऑब्जेक्टिव है ताकि हमारे टीचर एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में काम करने में कैपेबल हो जाए। तो ये मेन पैरामीटर्स थे और इन पैरामीटर्स के आधार पर इन CMRI स्कूल्स को आगे बढ़ाना। एक लास्ट पैरा में अभी मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, ये जो स्कूल CMRI स्कूल होंगे उनमें से जो सबसे अच्छे स्कूल होंगे उनको हम एक और स्पेशल कैटेगरी का स्कूल है उसके रूप में आगे डेवलप करने का प्रयास करेंगे। वहां पर वो सारी चीजें आएंगी, उन पर हम आपको बाद में बात करेंगे। अभिषेक नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। जैसा अभी सर ने आप लोगों को बताया था कि हमने ऑलरेडी 15,000 स्कूलों की लगभग सूची आपको दी है और हर जनशिक्षा केंद्र में 5 स्कूलों की सूची ऑलरेडी हर जिले को शेयर की हुई है। वो जो स्कूल 15,000 हमने सिलेक्ट किए थे, तो वो जो डेटा हमारे पास डाइस के रूप में उपलब्ध है, उस डेटा से हमने सिलेक्शन किया था। और सिलेक्शन करने के पीछे मतलब कोई मैनुअल सिलेक्शन नहीं था, डेटाबेस में हमने ये पैरामीटर्स डाले, उस पैरामीटर पे जिन स्कूलों को सिलेक्ट किया है सॉफ्टवेयर ने, वो स्कूल हमने आपको भेजे। जैसे आप देख रहे होंगे कि पहला पैरामीटर था कि अगर एनरोलमेंट ज्यादा रहेगा तो हमने उसको ज्यादा वेटेज दिया है। जैसे 500 प्लस अगर एनरोलमेंट था तो हमने 10 अंक दिए, उससे कम था तो हमने 8 अंक दिए हैं और 100 से कम वाले स्कूल को हमने कोई अंक नहीं दिया है। सिमिलरली आप देख रहे होंगे कि जो
स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो है उसको भी हमने वेटेज दिया है कि जहां पर हर 30 बच्चों पर अगर क्लासरूम उपलब्ध है तो हमने ज्यादा अंक दिए हैं। इसके अलावा जो हैंड वॉश यूनिट है, मैदान है, बिजली की सुविधा है, टॉयलेट्स हैं, कंप्यूटर रूम्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, उन सब के आधार पर मार्किंग करते हुए इन स्कूलों का चयन किया गया है। अगली स्लाइड ले लें। अब ये आज का मुख्य जो एजेंडा है, विषय है कि जो हमने ऑलरेडी आपको स्कूल दिए हुए हैं 15,000, उन स्कूलों में से आपको 10,000 छांटने हैं। अब इसमें कुछ चीजें हमने आपको लिबर्टी दी है कि हो सकता है कि हमारा डेटाबेस उतना करेक्ट ना हो, तो कुछ स्कूल ऐसे भी इसमें ऐड हो गए हों जो नहीं होने चाहिए आपके हिसाब से, यानी उससे बेहतर स्कूल उस जनशिक्षा केंद्र में हैं जिनको हमें सिलेक्ट करना चाहिए, और कुछ ऐसे स्कूल सिलेक्ट हो गए जिनको हमें इस लिस्ट से डीसेलेक्ट करना चाहिए। तो ये दोनों लिबर्टी देते हुए आपको एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस दी गई है, और उस वेरिफिकेशन की प्रोसेस में पहला रोल है बीओ और बीआरसी का ज्वाइंट रूप से, कि वो जनशिक्षा केंद्र वार जो सूची है वो वेरीफाई कर ले कि जो नाम जिस जनशिक्षा केंद्र में दिख रहे हैं वो उसी जनशिक्षा केंद्र के हैं, उसी ब्लॉक के हैं या नहीं है। अगर किसी दूसरे जनशिक्षा केंद्र ब्लॉक के हैं तो वो परिवर्तन किया जा सकता है। और एक बार जनशिक्षा केंद्र के स्कूलों के नाम की सूची फाइनल हो गई तो फिर हर संकुल प्रिंसिपल और जनशिक्षक को, उस जनशिक्षा केंद्र के संकुल प्राचार्य और जनशिक्षक को फिर फिजिकली उन स्कूलों को वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके जो डेटा स्कूल का है वो डेटा वहां पर एंट्री करना है। और डेटा एंट्री करने के बाद, उस डेटा के एंट्री होने के बाद एआई बेस्ड एक ऑलरेडी हम लोग फिर लिस्ट जनरेट कर लेंगे, और वो लिस्ट आपके यहाँ भी जनरेट हो जाएगी, और उस लिस्ट को फिर आपको डिफरेंट लेवल से अप्रूव कराना है। जैसे ब्लॉक लेवल पर आपको जनपद शिक्षा केंद्र, ये जनपद की शिक्षा समिति से कराना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको डिस्ट्रिक्ट की शिक्षा समिति से कराना है, और फाइनली फिर आपको जिला योजना समिति से उसको अप्रूव कराना है, ताकि ये जो लिस्ट हो वो लिस्ट फाइनल हो, उसमें कोई विवाद ना हो, उसमें कोई ऐसी स्थिति ना हो कि साहब हम लोगों ने कोई मतलब मनमानी करते हुए कोई लिस्ट अंतिम रूप से फाइनल कर ली है। तो उसमें जनता या जनप्रतिनिधियों की जो इच्छा आकांक्षा है वो भी उसमें समाहित हो जाए और परिलक्षित हो। तो आज की ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो संकुल प्रिंसिपल को और जनशिक्षक को करना है, और बीओबीआरसी को जो काम करना है पोर्टल पर खासकर सीधे, वो काम वो कैसे करेंगे टेक्निकली, और उसमें कोई उनको दिक्कत तो नहीं है तकनीकी रूप से काम करने में, एंट्री करने में, वेरिफिकेशन की प्रोसेस में। उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा और उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी अभिषेक आपको जो ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है वो पूरा बताएंगे, एक एक बिंदु शुरू से बताते हुए, और उसमें कहीं कोई आपका प्रश्न है, कोई आपके दिमाग में वो है तो आप पूछ सकते हैं, और उन सभी का समाधान करने का आज प्रयास किया जाएगा। तो अभिषेक, मैं समझ रहा हूँ कि सीधे हम उस पे आ जाएं पोर्टल पर। जी सर, हमने मैनुअल जो क्रिएट किया है उससे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, और उस पे आप प्रश्न उत्तर भी ले लीजिएगा लोगों के। जी सर, जिसको भी यदि कोई सवाल पूछना हो तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं सर, तो हम लोग पैरेलली उनको जवाब भी देते जाएंगे। चैट बॉक्स में एक प्रश्न तो अभी आया था तो मैंने जवाब दे दिया है कि मिशन 1000 के स्कूल भी सम्मिलित होंगे। हर बड़ा स्कूल इसमें सम्मिलित होगा, ये मान के चले। जिसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास लैंड अवेलेबिलिटी अच्छी है, जिसके पास एनरोलमेंट अच्छा है, वो सारे स्कूल इसमें सम्मिलित होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सर ने बताया अभी शुरू में कि इस पूरी प्रक्रिया में दो लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो विकासखंड अधिकारी है और दूसरा संकुल प्राचार्य या जनशिक्षा केंद्र या जनशिक्षा अधिकारी। तो सबसे पहले विकासखंड अधिकारी, थोड़ा देखो, संकुल प्रिंसिपल होते हैं जनशिक्षा केंद्र प्रभारी, और जनशिक्षक जो होते हैं वो जनशिक्षक उस संकुल में जनशिक्षक के रूप में काम करते हैं। तो संकुल प्रिंसिपल और जनशिक्षक दोनों को ज्वाइंटली इसको वेरीफाई करना है फील्ड में। जी सर, तो दोनों के लिए दो सेपरेट लॉगिन बनाए हुए हैं सर। पहला लॉगिन रहेगा विकासखंड अधिकारी का, बीओ का लॉगिन रहेगा, और दूसरा जनशिक्षा अधिकारी या संकुल प्राचार्य का लॉगिन है।
तो सबसे पहले विकासखंड अधिकारी अपने आईडी पासवर्ड जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है विमर्श पोर्टल पर, उससे अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनके सामने स्क्रीन ऐसा उनका डैशबोर्ड डिस्प्ले होता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड पोर्शन पे यदि वो देखेंगे तो यहाँ पर उनको सीएम राइज स्कूल्स का एक सब मेन्यू डिस्प्ले होगा। सब मेन्यू पे जैसे वो क्लिक करेंगे तो उनके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन रहेगा ऑल जेएसके स्कूल्स वेरिफिकेशन का। तो जैसे जेएसके स्कूल्स वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे अगेन उनको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, इस तरह का एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन में उस विकास खंड के सभी जन शिक्षा केंद्र की सूची रहेगी। तो ये सभी ध्यान देंगे और सारे बीओ को भी ये ध्यान रखना है कि सारे जन शिक्षा केंद्र की ये सूची उनके ब्लॉक की ही डिस्प्ले होगी। इसमें 2 चीजें सभी को डिस्प्ले होगी। पहला है उस जन शिक्षा केंद्र का नाम और उसी के पहले उस जन शिक्षा केंद्र का कोड। ये जन शिक्षा केंद्र के कोड इसी विमर्श पोर्टल पर अभी बनाए गए हैं। ये 10 डिजिट का कोड होगा। ये अभी संकुल प्राचार्य या जन शिक्षा केंद्र के पास उपलब्ध नहीं होगा। तो ये विकासखंड अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि जिस जन शिक्षा केंद्र को वो चुन रहे हैं उसके संकुल प्राचार्य को या जन शिक्षा अधिकारी को ये इसका कोड उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो डीओ को सबसे पहले इस जन शिक्षा केंद्र को चुनना है। जैसे उस जन शिक्षा केंद्र को चुनेंगे उस जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले सारे एंकर स्कूलों की सूची यहाँ पर उनके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। इस एंकर स्कूल की सूची में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वेरिफिकेशन स्कोर। जिस स्कूल में संकुल प्राचार्य या जन शिक्षा अधिकारी जानकारी दर्ज करेंगे, वेरिफिकेशन की जानकारी दर्ज करेंगे। सर ने जैसे इसके पहले भी बताया कि हर एक हेड का के बैकएंड पे एक मार्क्स है, हर चीज का एक नंबर दिया हुआ है। वो नंबर कुल जुड़ के यहाँ पे वेरिफिकेशन स्कोर में विकासखंड अधिकारी को प्रदर्शित होगा। ये तब प्रदर्शित होगा जब संकुल प्राचार्य इस एंकर स्कूल की शाला की जानकारी को दर्ज करेगा। दूसरा, यहाँ पर उनको डिस्प्ले हो रहा है वेरिफिकेशन का स्टेटस। अभी ये नॉट वेरीफाइड डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इस स्कूल में कोई जानकारी दर्ज नहीं की गई है। जैसे ही संकुल प्राचार्य यहाँ पर कोई भी इस स्कूल की जानकारी दर्ज करके सेव करेंगे, ये नॉट वेरीफाइड वाला जो स्टेट है ये सेव्ड स्टेट डिस्प्ले करेगा और वेरीफाइड स्टेट डिस्प्ले करेगा। और तीसरा है यहाँ पर एक लॉक स्टेटस था। जब भी संकुल प्राचार्य इस स्कूल की जानकारी जब ये सुनिश्चित कर लेगा कि अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं है तो सेव करने के बाद उसको लॉक करेगा। तो यहाँ पर उनको इस स्कूल में यहाँ पे लॉक्ड डिस्प्ले होगा ताकि विकासखंड अधिकारी ये सुनिश्चित कर लेगा कि भाई इस स्कूल की जानकारी हमारे पास पूरी आ चुकी है, उसमें किसी भी तरह के कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा एक यहाँ पर स्कूल स्टेटस भी दिया हुआ है जहाँ पे ये प्री डिफाइंड लिखा हुआ है। प्री डिफाइंड का मतलब है जहाँ पे पहले 15,000 जो अभी सूची सीएम राइज के स्कूलों की 15,000 स्कूलों की सूची जो दी गई थी उन सभी को पहले से चुन के आप लोगों के पास प्रोवाइड किया गया है, इसलिए इसको प्री डिफाइंड किया गया है। जन शिक्षा केंद्र या संकुल प्राचार्य, जन शिक्षा केंद्र अधिकारी या संकुल प्राचार्य यदि चाहता है कि इन स्कूल के अलावा कोई और स्कूल इसमें जुड़ना चाहिए जिसकी जानकारी को हम ले सकते हैं, तो उसके पास ये सुविधा उपलब्ध है। वो नए स्कूल को इसमें जोड़ सकता है। किसी भी नए स्कूल को जोड़ने की कंडीशन में ये स्कूल स्टेटस में न्यू स्कूल एडेड या सिर्फ एडेड आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जन शिक्षा अधिकारी को। और यदि किसी संकुल प्राचार्य ने किसी एग्जिस्टिंग स्कूल को डिलीट किया जो हमें लगता है कि उस स्कूल की वहां पे जरूरत नहीं थी, तो ये प्री डिफाइंड ये रिप्लेस होके डिलीटेड ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस जन शिक्षा केंद्र में कोई भी संकुल प्राचार्य अभी लॉगिन नहीं कर सकता है। जब भी विकासखंड अधिकारी किसी चुने गए जन शिक्षा केंद्र के किसी भी एक स्कूल को, मिनिमम एक स्कूल को जब तक वेरीफाई नहीं कर देते, तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे लास्ट में ये चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं। चेक बॉक्स में जिस भी शाला को विकासखंड अधिकारी वेरीफाई करेंगे उनको उसमें टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद सबसे नीचे में यहाँ पे वेरीफाई स्कूल पे बटन दिया हुआ है, इस वेरीफाई स्कूल बटन पे क्लिक करेंगे। इस वेरीफाई स्कूल बटन पे क्लिक करने के साथ ये जो स्कूल हैं जो वेरीफाइड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ये ग्रीन कलर से डिस्प्ले हो जाएंगे। ये इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये ग्रीन कलर दिया हुआ है।
तो जैसे ही ये ग्रीन कलर हो गया, मतलब इस एंकर शाला को विकासखंड अधिकारी ने वेरीफाई कर दिया है। इसके वेरीफाई होते साथ विकासखंड अधिकारी को जन शिक्षा केंद्र का कोड संकुल प्राचार्य या जन शिक्षा अधिकारी को देना होगा, और उस कोड से वापस से यही जो लॉगिन पैनल था जहां से विकासखंड अधिकारी या बीओजी ने लॉगिन किया हुआ था, यहाँ से जन शिक्षा केंद्र भी लॉगिन करेंगे, अपने जन शिक्षा केंद्र का कोड डालेंगे और डिफॉल्ट पासवर्ड उनका रहेगा स्मॉल लेटर्स में abc@abc। ये सभी के लिए बाय डिफॉल्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट जी सर। अभिषेक जी, मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी या विकासखंड स्व संबंधक इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसमें दो चीजों को वेरिफिकेशन करेंगे। एक तो जो जन शिक्षा केंद्र की सूची उनके विकासखंड में दी गई है वो उसी विकासखंड में है अथवा नहीं, यदि नहीं है तो उसमें डिलीट का ऑप्शन में जाएंगे। और दूसरा, जो स्कूल को वेरीफाई करेंगे तो इसका तात्पर्य उस संकुल में जो अपने 5 स्कूल चयनित है वो उस संकुल के अंदर आते हैं कि नहीं, ये दो चीजें वेरीफाई करेंगे तभी वो संकुल प्राचार्य के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। सर, ये जो हमारे विकासखंड अधिकारी हैं ये यही सुनिश्चित करेंगे, इसीलिए उनके पास सिलेक्शन का ऑप्शन दिया गया है स्कूल वेरिफिकेशन के लिए। जैसे वो जिस स्कूल को चाहेंगे वो उन्हीं को ही वेरीफाई करेंगे और बाकी के स्कूलों को वेरीफाई नहीं करेंगे। संकुल प्राचार्य के पास ये किसी भी नए स्कूल को, ये 5 या 7 स्कूलों के अलावा यदि वो कोई नया स्कूल को जोड़ना चाहते हैं तो उनके पास ये राइट अवेलेबल है कि वो नए स्कूल को वहां पे जोड़ सके या किसी एग्जिस्टिंग स्कूल है उसको डिलीट कर सके, तो ये राइट उनके पास है। तो अभी तो जीएसके को सबसे पहले यहाँ पर अपना कोड और पासवर्ड, जो डिफॉल्ट पासवर्ड है abc@abc से, इससे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहली स्क्रीन उनको ये प्रदर्शित होगी। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला एंटर करंट पासवर्ड, तो जो abc@abc है वो सबसे पहले डालना है, और जो भी नया पासवर्ड वो चुनना चाहते हैं अपने लिए, ये 2 बार उनको पासवर्ड टाइप करना होगा और अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वो अपडेट करेंगे वापस से लॉगिन स्क्रीन पर पहुंच जाएगा और नए पासवर्ड के साथ जीएसके को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन होते साथ अब उनके पास वहां पे जितने भी एंकर शाला हैं, उस जीएसके के अंदर जितनी भी एंकर शालाएं आती हैं उनकी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे अभी जो हमने ऊपर में डिस्प्ले कराया था, वहां विकासखंड अधिकारी ने इस 2 शाला में से एक शाला को वेरीफाई किया था और एक शाला को वेरीफाई नहीं किया था। यदि मान लीजिए संकुल प्राचार्य किसी ऐसे स्कूल को चुनता है, ये लिंक बनी हुई है यहाँ पर एंकर शाला के डैशबोर्ड में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस स्कूल की जानकारी खुलेगी, ओपन होगी। तो यदि विकासखंड अधिकारी ने इसको वेरीफाई नहीं किया है तो जन शिक्षा केंद्र अधिकारी को ऐसी स्क्रीन प्रदर्शित होगी और एक मैसेज आएगा कि विकासखंड द्वारा इस शाला को सत्यापित नहीं किया गया है, सत्यापन के उपरांत ही जानकारी को दर्ज किया जा सकता है। तो इस केस में जन शिक्षा केंद्र को यदि लगता है कि ये स्कूल उनको जरूरी है, इसकी जानकारी दर्ज करानी है, तो विकासखंड अधिकारी से बोल के इसको वेरीफाई कराएंगे और उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करके इसमें जानकारी को दर्ज किया जा सकता है। और जिस स्कूल को जानकारी जिसको हमने वेरीफाई किया था, वो वेरीफाई वाली लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे, उस स्कूल के लिंक पे क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित आपको पूरा प्रपत्र यहाँ पे खुला हुआ दिख जाएगा। आपको सबसे पहले स्कूल का डाइस कोड और स्कूल का नाम बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म में आपको कुछ जानकारी दी गई है, उस जानकारी के आधार पर ही जो आप यहाँ पर जानकारी दर्ज करेंगे उसके आधार पर ही इनके वेरिफिकेशन स्कोर कैलकुलेट होंगे। तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना रहेगा कि संकुल प्राचार्य यहाँ पे जानकारी जो है वो बिल्कुल सही दर्ज करें। सबसे पहले ड्रॉप डाउन में यहाँ पे रूरल या अर्बन है वो चुनना होगा। फिर यहाँ पर उसके हिसाब से लैंड अवेलेबिलिटी, भूमि की उपलब्धता कितनी है वो चुनना होगा। यहाँ भूमि की उपलब्धता को अलग अलग ब्रैकेट में डिवाइड किया गया है, जैसे 1 एकड़ से 2 एकड़, 2 एकड़ से 3 एकड़, 3 एकड़ से 4 एकड़। और जो आप यहाँ पे चुनते हैं, यदि आपने 2 एकड़ से 3 एकड़ चुना है तो यहाँ बॉक्स में एक्चुअल साइज उसकी देनी पड़ेगी। 2 से 3 एकड़ चुना है और आपके पास एकड़ 2.3 है तो आप 2.3 ही दर्ज करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें ये पता रहेगा कि कितने ब्रैकेट में एक्चुअल कितने भूमि की उपलब्धता आपके इस शाला के पास है। यदि आपने 2 से 3 एकड़ चुना है
और यहाँ पर जानकारी में आप यदि 4 एकड़ दर्ज कर रहे हैं तो ये फॉर्म उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको ये फॉर्म भरते समय एरर मैसेजेस आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म जब भी आप फिल करेंगे तो सारी जानकारी उसी के हिसाब से देंगे जो आपने यहाँ पे चुना हुआ है। बिल्कुल वैसे ही कक्षा की उपलब्धता है, कक्षा कक्षों की उपलब्धता, आपकी शाला में कितनी कक्षाएं हैं वो आपको यहाँ पे चुनना है, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। यदि ये आपने चुना है कि 10 से 20 हैं, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, जितने भी कक्षाएं आप जो चुनेंगे उसकी वास्तविक संख्या आपको यहाँ पर चुननी है। इसके बाद आपके पास आएगा शाला का प्रकार। शाला का प्रकार आपको ड्रॉप डाउन में चुनना है कि एकीकृत शाला है या एकीकृत नहीं है, मतलब इंटीग्रेटेड है या स्टैंड अलोन शाला है। आप जो चुनेंगे, नीचे में आपके पास ये 2 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक इनेबल हो जाएगा, एक डिसेबल हो जाएगा। यदि आप एकीकृत चुनते हैं तो एकीकृत शाला यहाँ पे इनेबल होगी और स्टैंड अलोन डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एकीकृत शाला का प्रकार चुनना होगा कि वो 1 से 12 है, 1 से 10 है, या जो भी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जिस समय इस फॉर्म को लिया गया था, स्कूलों का चयन किया गया था, उस समय इस स्कूल के वास्तविक नामांकन जो था बच्चों का वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। आपको वर्तमान में उस सभी बच्चों का कुल नामांकन आपको यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपको बसाहटों की जनसंख्या का भी यहाँ पे ब्रैकेट है कि 1000 से 2000 जनसंख्या है, 2000 से 3000 है या 10,000 के ऊपर है, जो भी आप ब्रैकेट चुनेंगे उसकी जनसंख्या यहाँ पर आपको दर्ज करनी पड़ेगी। और प्रस्तावित विद्यालय में बसाहटों से कितने विद्यार्थी आपके पास अध्ययन हेतु आ सकते हैं वो आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा और एक्चुअल जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपने यहाँ पे रूरल चुना है, ऊपर ड्रॉप डाउन में यदि आपने रूरल चुना हुआ है तो ही आप बसाहटों की जनसंख्या और विद्यार्थियों की कितने बसाहट से विद्यार्थी आ सकते हैं ये चुन पाएंगे। यदि आपने अर्बन चुना है तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए डिसेबल रहेंगे। इसके बाद हेड ऑफ स्कूल आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि जो हेड ऑफ स्कूल है वो रेगुलर है या वहाँ पे टॉप पे ज्वाइन किए हुए हैं। यूनिक आईडी आप सभी को पता है कि सभी का यूनिक आईडी 6 डिजिट का है, जिसमें से पहले 2 अल्फाबेट और 4 डिजिट्स हैं, तो आपको उसी में दर्ज करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर रेड मैसेज आ जाएगा कि यूनिक आईडी इज इनकरेक्ट, तो उस दिशा में फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही दर्ज करनी है। नाम और मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का देना है। इसके बाद लैब वहां पर उपलब्ध है, प्लेग्राउंड उपलब्ध है या नहीं, फंक्शनल लाइब्रेरी है या नहीं, बाउंड्री वॉल है या नहीं, और म्यूजिक फैसिलिटी रूम वहां पर उपलब्ध है या नहीं, यहाँ पे यस और नो के फॉर्म पर आपको देना पड़ेगा। ये हो गया आपका पहला प्रपत्र की जानकारी। अब इसी प्रपत्र में एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपको कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला और पुस्तकालय की जानकारी दर्ज करनी है। इसमें आपको सबसे पहले ड्रॉप डाउन में 3 कॉलम दिखेंगे, जैसे कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला और पुस्तकालय। आपको सभी की क्रमवार जानकारी दर्ज करनी है। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे कक्षा कक्ष को चुनेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपके पास उस कक्षा कक्ष की साइज आएगा। आपको कितना साइज है वो साइज का ब्रैकेट, जैसे 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट है यदि साइज, तो वो आप चुने और उस साइज के कितने कक्षा कक्ष आपके पास उपलब्ध है वो दर्ज करें और फिर यहाँ पर इस सेव बटन पर क्लिक करें। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे वो जानकारी यहाँ पर ऐड होती जाएगी। ऐसे ही प्रयोगशाला कितनी है, पुस्तकालय कितनी है, प्रयोगशाला में भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला कितनी है वो आप यहाँ पे एक एक करके सेव करते जाएंगे, तो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर कि इस शाला के 5 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन सी शालाएं आ रही हैं उसकी सूची आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अभी इस फॉर्म पे जिस भी स्कूल में ये 5 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई शालाएं आती हैं तो उनकी सूची दिखेगी, और जिनके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई शालाएं नहीं आती हैं तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि 5 किलोमीटर में कोई भी शाला उपलब्ध नहीं है। इस पूरी जानकारी के बाद आपको ये जो पहला बटन है सेव लिखा हुआ, आपको इस पे क्लिक करना है और ये आपको बता दें कि आप एक बार जानकारी दर्ज करके इसको सेव कर सकते हैं और वापस से बैक बटन या लॉग आउट करके आप बाहर आ सकते हैं। दोबारा जब आप लॉग इन करेंगे तो आपने जो दर्ज जानकारी पहले से सेव की हुई है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे पूरी फील्ड दिखाएगा। आप यदि इसमें बदलाव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन
आप ये सुनिश्चित कर लें कि जब पूरी जानकारी आपने बिल्कुल सही दर्ज करी है, अब इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है, तो आप ये 2 नंबर वेरीफाई और लॉक बटन पर क्लिक करें। आपके वेरीफाई और लॉक बटन क्लिक करते साथ अब आप इस फॉर्म के किसी भी जानकारी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लॉक बटन आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में क्लिक करें जिस कंडीशन में आप ये सिक्योर हो जाएं कि भाई अब इसमें कोई जानकारी में बदलाव नहीं है। इसमें 2-3 चीजें और हम आपको बता देते हैं। अब जो जानकारी भरेंगे ये ध्यान रखें, यहाँ पे भी मैंने मैनुअल शेयर करूंगा दोबारा से। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जानकारी जो आप लिखेंगे वो कोई भी हिंदी फॉन्ट में, यूनिकोड में आपको दर्ज नहीं करना है। आपके पास जितने भी बॉक्सेस लिखे हुए हैं उसमें कोई भी तरह की जानकारी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अंकों की जगह जहां पर जानकारी अंकों में दर्ज होनी है वहां पर जानकारी कृपया सिर्फ और सिर्फ अंकों में दर्ज करें, और यदि वहां पे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो जानकारी न होने की दिशा में उस जगह पर आप 0 दर्ज करें। वहां पे नील, नॉट अवेलेबल, हैश, इस तरह का कोई भी चीज आपको नहीं देना है। तो ये बेसिक है जन शिक्षा केंद्र के लिए। और इन्हीं के साथ आपके पास एक मेन्यू और उपलब्ध रहेगा जहां पर ये रहेगा कि आप किसी नए स्कूल को दर्ज करना चाहते हैं तो आप उस नए स्कूल का डाइस कोड टाइप करें और उसको सेव करें तो वो स्कूल ऐड हो जाएगा। डिलीट करने के लिए ऑलरेडी स्कूल्स की सूची आपको ये दिख रही है, आप उस स्कूल के लास्ट में डिलीट बटन रहेगा, आप उस डिलीट बटन पर क्लिक करें तो वो शाला वहां से डिलीट हो जाएगा। तो इतनी ही जानकारी आपको समझनी है। इसके अलावा इस पूरे मैनुअल को हम ग्रुप में शेयर करेंगे और साथ ही इसका एक वीडियो लिंक भी बनाया हुआ है, एक छोटा सा मैनुअल जैसा वीडियो लिंक है जिसको अभी हम व्हाट्सएप पे और यहाँ पर भी शेयर कर रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो आप विमर्श पोर्टल के लैंडलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। बढ़िया अभिषेक, गुड। इसमें अभी मैं कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न देख रहा था साथियों आपके। तो पहला प्रश्न जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनशिक्षा केंद्र और संकुल उन दोनों में कौन करेगा। तो ये ध्यान रखें कि ये संकुल और जनशिक्षा केंद्र कई जगह एक हो सकते हैं, कई जगह अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जनशिक्षा केंद्र प्रभारी को ही ये करना है। और आपको पता है कि हर जनशिक्षा केंद्र के प्रभारी कोई ना कोई प्राचार्य है, भले ही वो डीडीओ नहीं है, संकुल प्रिंसिपल नहीं है, पर है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और जनशिक्षक उन दोनों को करना है, क्योंकि जनशिक्षा केंद्र को यूनिट है। और आपको ये मालूम है कि वो चूंकि जनशिक्षा अधिनियम में प्रावधान था उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में कोडिंग थी, इसलिए हमने उसी को यूनिट माना है। और उस यूनिट के आधार पर तो ये कार्यवाही आप ये मान के चले कि हर संकुल प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं जनशिक्षा केंद्र प्रभारी होंगे किसी ना किसी जनशिक्षा केंद्र के। तो इसमें यूनिट जनशिक्षा केंद्र को माना गया है। अगर वो डीडीओ नहीं है, चूंकि संकुल प्रिंसिपल नॉर्मली डीडीओ होते हैं, तो ये डिफरेंस है कि किसी जिले में या ब्लॉक में अगर जनशिक्षा केंद्र 70 है और डीडीओ 50 है तो 20 ऐसे संकुल हो सकते हैं जो डीडीओ नहीं है, नॉन डीडीओ है, लेकिन वहां प्रिंसिपल है। तो जनशिक्षा केंद्र प्रभारी और जनशिक्षक को ही ये वेरिफिकेशन करना है। अब इसमें नेचुरली वो जो संकुल हैं जिनमें डीडीओ है वो ऑलरेडी सम्मिलित हो जाएंगे, तो संकुल प्रभारी भी इसमें सम्मिलित हो गए। अगर बाउंड्रीज का कुछ फर्क है, ये फर्क हो सकता है कि एक संकुल के अंदर में 2 जनशिक्षा केंद्र आ रहे हों या 3 जनशिक्षा केंद्र भी आ रहे हों, तो वो जो उनका हेडक्वार्टर का जनशिक्षा केंद्र है वो संकुल प्रिंसिपल करेंगे और बाकी 2 जनशिक्षा केंद्र प्रभारी जो प्रिंसिपल होंगे वो उसको कर लेंगे। और इसमें अगर कोई बहुत टेक्निकली आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इस पे अलग से, वैसे तो आप लोग अपने लेवल पर निर्णय लेके करा सकते हैं कि कोई भी सक्षम व्यक्ति इसको वेरिफिकेशन कर ले, पर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बात कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि रूटीन में ये है कि जनशिक्षा केंद्र और संकुल की बाउंड्रीज में कुछ फर्क है, तो इसमें हम जनशिक्षा केंद्र को ही यूनिट मान के करेंगे। दूसरा इसमें आया था कि जनशिक्षा केंद्र प्रभारी या सीएसी, तो दूसरा व्यक्ति सीएसी ही होगा अनिवार्य रूप से इसमें, जो वेरिफिकेशन टीम का मेंबर होगा। तो जनशिक्षा केंद्र प्रभारी प्राचार्य और जनशिक्षक उनको ज्वाइंटली करना है इस वेरिफिकेशन की कार्यवाही को। दूसरा जो थोड़ा अभी इसमें मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि बीओज का क्या रोल है वेरिफिकेशन में और जनशिक्षा केंद्र प्रभारी का क्या रोल है। तो बीओज का रोल
2 पॉइंट्स पर है। पहला बीओबीआरसी का रोल है कि वो जन शिक्षा केंद्रवार जो उनके ब्लॉक की सूची दिख रही है स्कूलों की, वो सूची वेरीफाई कर लें कि भाई हाँ ये जन शिक्षा केंद्र मेरे ब्लॉक में दिख रहे हैं, वो मेरे ब्लॉक के हैं, और उन जन शिक्षा केंद्रों के अंदर जो स्कूल दिख रहे हैं वो मेरे स्कूल हैं। एक बार आपने उनको देख लिया और ठीक कर किया, उसको वेरीफाई कर दिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वेरीफाई शब्द 2 बार यूज हो रहा है। पहला ब्लॉक लेवल पे भी वेरीफाई करना है, तो ब्लॉक लेवल पे क्या वेरीफाई करना है कि जो स्कूल और जन शिक्षा केंद्र आपके ब्लॉक के दिख रहे हैं वो आपके हैं या नहीं है। अगर आपके हैं तो आप उसको वेरीफाई कर दें, तो ये मान लिया जाएगा कि वो आपके हैं, ठीक है। और जब आप वेरीफाई कर देंगे यानी ब्लॉक से वेरीफाई हो जाएगा, तभी उसको क्या नाम है, जो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, और वो लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा तो उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से वेरीफाइड स्कूल में जो जानकारी फिजिकली भरना है, मौके पर जाके देखकर भरना है, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रपत्र आपको अभिषेक ने अभी बताया, जिसमें इंफॉर्मेशन आपको देना है। वो जानकारी बेसिकली जन शिक्षा केंद्र प्रभारी और जन शिक्षक को ज्वाइंटली भरना है, जो उस प्रपत्र में जानकारी भरी जाएगी। तो दोनों में वेरिफिकेशन की प्रोसेस में दोनों का रोल बड़ा स्पेसिफिक है। ब्लॉक वाले का रोल है कि वो ये बता दें कि भाई उसके जो स्कूल और जन शिक्षा केंद्र दिख रहे हैं वो उसके ब्लॉक के हैं, और उसको सत्यापित कर दे के हैं। और जन शिक्षा केंद्र और प्रभारी और जन शिक्षक का काम है कि वो जो वेरीफाइड स्कूल उस ब्लॉक जन शिक्षा केंद्र के दिख रहे हैं, वो 5, 6, 4, 5 जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों की जानकारी उसमें भरें वो, और वो फिजिकली मौके पर जाकर देखकर भरें कि उसमें लैंड कितनी है, कमरे कितने हैं, म्यूजिक रूम, टीचर रूम, जो भी फैसिलिटीज की बात की जा रही है, वो पूरी जानकारी बहुत अच्छे ढंग से बिना किसी मतलब कहना चाहिए कागजी कार्यवाही के मौके पर जाकर सत्यापन करके करना है। वो जानकारी पूरी तरह ऑथेंटिक होनी चाहिए और एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। तो ये दोनों की प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है, दोनों को क्या करना है ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए इसमें, ताकि कोई कंफ्यूजन इसमें ना रहे। एक और प्रश्न था जिसमें उन्होंने लिखा था कि साहब हमारा जन शिक्षा केंद्र में है ये 2 एंकर स्कूल नहीं है। तो एंकर स्कूल क्या मतलब, आपको ईपीएस के रूप में आप एंकर स्कूल सोच रहे हैं, तो ये ईपीएस भी आप भूल जाओ अभी फिलहाल। आप तो ये याद रखो कि जो स्कूल अभी आपको सिलेक्ट करके दिए गए हैं वो हमारे डाटा के आधार पर, जो डाइस डेटा जो आपने स्कूल वाइज आपने ही उपलब्ध कराया है, हमारा डेटा नहीं आपका डेटा है, जो डाइस डेटा आपने हमें उपलब्ध कराया है उस डाइस डेटा के आधार पर जो बड़े और अच्छे स्कूल थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ के वो इंटीग्रेटेड है या नॉट इंटीग्रेटेड है, ये नहीं देखा हमने, बड़े और अच्छे स्कूल हैं और उन स्कूलों को सिलेक्ट करके आपको सूची दे दी गई है। बड़े और अच्छे स्कूल का जो अगर डिफाइन करना हो तो बताएं कि जिनके पास लैंड पर्याप्त है, जिनके पास एनरोलमेंट अच्छा है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और ज्यादा वेटेज उनको दिया गया है जो इंटीग्रेटेड स्कूल है। अगर 1 से 12 का स्कूल है तो नेचुरली वो बड़ा स्कूल होगा, उसको वेटेज मिलेगा। अगर वो 6 से 12 का स्कूल है तो भी उसको वेटेज मिलेगा, 1 से 10 का स्कूल है तो भी उसको वेटेज मिलेगा। तो इस एनरोलमेंट और ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमने आपको सूची दी हुई है ऑलरेडी। अब आपका काम ये है कि चूंकि दोबारा एक बार हम वेरीफाई क्यों करा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि हम वेरीफाई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो डेटा आया है उस डेटा को एक बार री-वेरीफाई करना जरूरी है। हो सकता है कि इस डेटा के आधार पर जो सूची बनी हो उसमें कुछ त्रुटियां हो, कुछ कमियां हो, कोई बेहतर स्कूल छूट गया हो और कोई जो बेहतर स्कूल नहीं है जिसको नहीं लेना था वो इसमें ऐड हो गया हो। तो आपका रोल है कि आपके जन शिक्षा केंद्र के अंदर, आपके ब्लॉक के अंदर जो स्कूल सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो बेस्ट स्कूल होने चाहिए उस संकुल के, उस जन शिक्षा केंद्र के, उस ब्लॉक के, और कोई भी ऐसा स्कूल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए जो डिजर्व नहीं करता हो और जो अधिकतम बच्चों को कैटर नहीं करता हो। तो बेस्ट स्कूल सिलेक्ट हो ये आपका एफर्ट होना चाहिए, और उस एंगल से आपको वो राइट दिए गए हैं कि आप स्कूल ऐड भी कर सकते हैं जो हमारी सूची में दिए हैं, और आप स्कूल डिलीट भी कर सकते हैं जो हमारी सूची में नहीं दिए गए वो आप ऐड कर सकते हैं, और जो दिया है वो आप डिलीट भी कर सकते हो, पर वो एक सर्टेन लिमिट तक आपको अधिकार दिया गया है। अभिप्राय ये है, उद्देश्य ये है कि आपके ब्लॉक में, आपके जन शिक्षा केंद्र में, आपके संकुल में जो बेस्ट स्कूल है वो बेस्ट स्कूल ही इसमें सिलेक्ट हो, चयनित हो,
और कोई भी अच्छा स्कूल छूट ना जाए, ये आपको इंश्योर करना है। ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। लॉगिन आईडी के बारे में अभी कोई पूछ रहा था कि इसमें कुछ और चैट बॉक्स में आ रहा है कि परमिशन नहीं दी गई है तो बीओ कैसे देनी है। तो ये परमिशन बीओ को कुछ नहीं, बीओ ने अगर वेरीफाई कर दिया तो वो परमिटेड है, और बीओ केवल उसको ही वेरीफाई नहीं करेंगे जो उनके ब्लॉक का नहीं है स्कूल, बाकी को तो वेरीफाई उनको करना ही है। ठीक है, इसलिए उसमें अलग से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये उनको राइट सिर्फ इस आधार पे दिया गया है कि अगर वो स्कूल उनके ब्लॉक का नहीं है तो वो उसको वेरीफाई क्यों करेंगे, और बाकी सारे स्कूल उनको वेरीफाई करने हैं ब्लॉक को, इसलिए वो कोई इश्यू नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातों पर नहीं आए। और मेरा ये मानना है कि अभिषेक आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप एक बीओ कैसे लॉगिन करेगा वो शुरू से बता दो, और उसका क्या काम रहेगा, वो कैसे पोर्टल पर काम करेगा, और एक इसी प्रकार से संकुल प्रिंसिपल या जो जन शिक्षा केंद्र प्रभारी है वो कैसे काम करेंगे, वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। अगर वीडियो हो तो वो बता दीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन या क्लैरिफिकेशन उसकी वो ना रहे। सर वीडियो है, उसका वीडियो का हमने चैट बॉक्स पे भी और ग्रुप में भी अभी लिंक शेयर कर दिया है, और इसी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है सर, वहां पे भी वीडियो का लिंक हमने शेयर कर दिया है। तो सभी पूरा स्टेप बाय स्टेप सबको पूरी चीजें जानकारी दी गई है, वो वहां से आसानी से देख के समझ सकते हैं। यहाँ से हम वीडियो तो शेयर कर सकते हैं बट इसमें ऑडियो शेयर नहीं होगी, तो इसलिए शायद समझ में नहीं आएगा। आप कहें तो हम एक बार वीडियो यहाँ शेयर कर सकते हैं। सर के निर्देश ले लें, सर जो बताए वैसा कर। बेहतर है, वीडियो का लिंक हम एसएमएस थ्रू भेज देंगे सभी अपने जन शिक्षकों तक, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आराम से देख के समझ पाएंगे उसको। जी सर, बिल्कुल सर जी। अब अगर कोई प्रश्न चैट बॉक्स के अलावा, ये तो मुझे लग रहा है डीपीसी और बीआरसी तो सीधे भी जुड़े हैं, उनका कोई प्रश्न अगर वैसा हो तो अपन सीधे भी ले सकते हैं। सर इनको हमें अनम्यूट करना पड़ेगा 1 by 1। तो नहीं, अगर कोई हाथ ऊपर करे तो हैंड रेज करे तो 1 2 4 5 मीटिंग शुरू होने से पहले एक्चुअली 15-20 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, तो इसलिए ढूंढने में मुश्किल होगी। नहीं, जिसके भी चैट बॉक्स में अगर कुछ आएगा तो उसी पे रिस्पॉन्ड कर देंगे, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप कर देंगे। सर चैट बॉक्स पे तो सर रिस्पॉन्ड कर दिया है मैंने मैक्सिमम चीजों को सर। जैसे सर ये एचएस तोमर जी हैं डीओ भिंड, इन्होंने अभी हैंड रेज किया है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी तोमर सर बोलिए प्लीज। नमस्कार सर। सर ये सीएम राइज स्कूल जो चयनित किए गए हैं सर, ये एक बहुत अच्छी सर योजना है सर। मैंने अपने ज़िले में देखा है सर, मैंने सूची निकाल के, और 2-1 स्कूल ही मतलब हम हटाएंगे उसमें से, अन्यथा हमारे सभी स्कूल सही है सर। और इससे सर एक ज़िले की क्वालिटी सर बढ़ेगी, और हमारे शिक्षकों में एक गर्व की बात रहेगी कि हाँ, हम एक पब्लिक स्कूल की तर्ज पे अपना स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं। और बच्चों को भी सर एक गर्व रहेगा, एक उन्हें भी रहेगा कि हम भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो एक इंग्लिश मीडियम वेरिफिकेशन को लेकर कोई मुद्दा हो तो बताएं, बाकी तो बाद में अलग से बात हो जाए। सर यस सर, शेष तो सर इनने जो 2 बिंदु पे सर मैं चर्चा करना चाह रहा था। एक तो सर ये है कि जैसे हम जन शिक्षा केंद्र से करवा लेंगे सर वेरिफिकेशन, और ब्लॉक से हो जाएगा सर, लेकिन हमारे यहाँ सर आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी शेष आगे की प्रोसेस जो जनपद से इनका जनपद शिक्षा समिति से चयन होना या जिला स्तर से, उसमें सर 10 के बाद ही जो है 10 नवंबर के बाद ही सर ये प्रोसेस हो पाएगी सर। तो इसको जो है मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें जो है थोड़ा सा जरूर बता दें सर। शेष तो हमारे यहाँ प्रोसेस सर शुरू हो जाएगी। हमने कल एक मीटिंग भी की थी सर, उसमें भी हमने इस पर चर्चा की है। तो हमारे जो है जन शिक्षक, हमारे जन शिक्षा के प्रभारी, संकुल प्राचार्य, बीओ बीआरसी सर तैयार है सर इस मिशन के लिए जो है। और मैं कमिश्नर साहब, पीएस मैडम और एडिशनल डायरेक्टर सर, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छी प्रोसेस जो है
विभाग में एक नई जागृति लाएगी। धन्यवाद सर, इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, वो तो आपके यहाँ 10 नवंबर के बाद भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और कोई है दिख रहा हो तो ले ले, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में बाद में। एडीपीसी अनिल खंतवाल जी हैं, इनको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? हाँ, बताओ खंतवाल जी, सुन रहे। सर, हम लोगों ने जिला स्तर से पूरी तैयारी कर ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को 165 स्कूल मिले हैं भोपाल से, जिसमें 50 अशोकनगर के हैं, 40 मोहावली के हैं, 25 चंदेरी के हैं और 50 ईसागढ़ के। ये हमारे 33 जन शिक्षा केंद्र है। माननीय डीओ साहब से हमने 3 तारीख को आदेश निकाल भी, सभी आपसे जुड़े भी होंगे। हम लोग कल इनकी एक रिवर्ट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मेरा एक सुझाव, अभिषेक जी ने अभी एक पीपीटी दिखाई सर, और उस पीपीटी में मैं आपसे पूछना चाह रहा, हो सकता हट गया, लेकिन वो मेरा प्रश्न था कि सर जो राज्य स्तर से हमें जो नंबरिंग दिए रखी है, किसी को 12 नंबर, किसी को 15 नंबर, यदि वो बीओ लॉगिन पर दे दिया जाए तो वो नंबरिंग भी कम से कम जन शिक्षक को मिलेगा। तो मुझे इस पीपीटी में कहीं नहीं दिखा जो हम लोगों को राज्य स्तर से एक नंबरिंग मिली है। नहीं, उसको खंतवाल जी की जरूरत नहीं है, वो हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से उसका मार्किंग किया था। आपको एंटायरली नए जो पूरा फॉर्मेट हर स्कूल का है वो भरेंगे आप, तो अपने आप उसकी मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में उसका प्रोविजन है और उसके आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर हम वो राज्य स्तर वाली नंबरिंग को न देखें जो मेरी टीम है नीचे, वो एक रेफरेंस वैल्यू हम लोगों के लिए थी कि हम कैसे 15,000 सिलेक्ट करें। अब आपको 15 पास करना है। एक चीज आज मतलब आप 2 लोगों से बात करके मुझे ध्यान में आ रहा है कि जो सूची आपको दी गई है उसमें आपको कमी करना है, यानी 25% की कमी तो आपको लाना ही लाना है। 15,000 हमने दिए, हमको अल्टीमेटली 10,000 स्कूल सिलेक्ट करना है। तो ये जो आपको संख्या जैसे 165 की पूरे अशोकनगर जिले में मिली है, तो उसमें आपको 25 से 30% कमी करके ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि ऐसा होगा कि एक बार आपने अप्रूवल करा लिया अगर 165 स्कूलों का सभी फोरम पर, और फिर उसके बाद में अगर आपको कमी होगी तो दिक्कत आएगी। तो पहले से ही आप लगभग 125 का टारगेट बना के रखो कि 125 स्कूल आपके जिले में सीएम राइज स्कूल के रूप में सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल सर, हमने इस पे फुल टाइम लगा लिया और हमने स्कूल भी देख रखा हूँ मैंने बोले जो भी है, और हमें लगा भी, हमारी टीम को लगा कि ये स्कूल इस श्रेणी में नहीं आ सकता। जैसे मैं पूरे भ्रमण में भी चुनाव कर रहा, तो हम भी जाते हैं भ्रमण पे, जो स्कूल है मेरे पास लिस्ट रिवर्ट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं पूरे बीओ पीआरसी को साथ में मिला के। और फिर परसों से हमारा ये एक स्कूल एक दिन के लिए मैंने दिया सभी को, एक दिन आराम से आप दिन भर बैठ के वो स्कूल को कंप्लीट करेंगे। और सर इसमें हम लोगों को जिला स्तर से कोई रिपोर्ट मिलेगी कि जिसमें काम कर लिया सर, ऐसा कुछ मिलेगा? बिल्कुल, आपको उस पर दिखेगा जो इसका जो ट्रैकर बना है, वो ट्रैकर में पूरा दिखाई देगा आपको भी और ब्लॉक को भी, दोनों को भी। धन्यवाद सर। इसके अलावा कटनी से अभय जैन सर भी हैं, एपीसी। अभय सर बोले। सर नमस्कार सर, आवाज आ रही है क्या सर? आ रही। सर हमारी पूरी तैयारी हो गई है। 51 जन शिक्षा केंद्र हैं, 257 विद्यालयों की लिस्ट हमें प्राप्त हुई है और टीम का गठन कर लिया गया है और इसका वेरिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं। सर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे कुछ स्कूल में देख रहा हूँ इसमें कि पिपरिया कला हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है सर, वो EPES नहीं है क्योंकि वहाँ पे प्राथमिक शाला है और हायर सेकेंडरी है, मिडिल स्कूल नहीं है। मेरा एक सुझाव, अभिषेक जी ने अभी एक पीपीटी दिखाई सर, और उस पीपीटी में मैं आपसे पूछना चाह रहा, हो सकता हट गया, लेकिन वो मेरा प्रश्न था कि सर जो राज्य स्तर से हमें जो नंबरिंग दिए रखी है, किसी को 12 नंबर, किसी को 15 नंबर, यदि वो बीओ लॉगिन पर दे दिया जाए तो वो नंबरिंग भी कम से कम जन शिक्षक को मिलेगा।
तो मुझे इस पीपीटी में कहीं नहीं दिखा जो हम लोगों को राज्य स्तर से एक नंबरिंग मिली है। नहीं, उसको खंडवाल जी की जरूरत नहीं है, वो हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से उसका मार्किंग किया था। आपको एंटायरली नए जो पूरा फॉर्मेट हर स्कूल का है वो भरेंगे आप, तो अपने आप उसकी मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में उसका प्रोविजन है और उसके आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर हम वो राज्य स्तर वाली नंबरिंग को न देखें जो मेरी टीम है नीचे, वो एक रेफरेंस वैल्यू हम लोगों के लिए थी कि हम कैसे 15,000 सिलेक्ट करें। अब आपको 50 करना है। एक चीज आज मतलब आप दो लोगों से बात करके मुझे ध्यान में आ रहा है कि जो सूची आपको दी गई है उसमें आपको कमी करना है, यानी 25% की कमी तो आपको लाना ही लाना है। 15,000 हमने दिए, हमको अल्टीमेटली 10,000 स्कूल सिलेक्ट करना है। तो ये जो आपको संख्या जैसे 165 की पूरे अशोकनगर जिले में मिली है, तो उसमें आपको 25 से 30% कमी करके ही सिलेक्शन करना है, क्योंकि ऐसा होगा कि एक बार आपने अप्रूवल करा दिया अगर 165 स्कूलों का सभी फोरम पर, और फिर उसके बाद में अगर आपको कमी होगी तो दिक्कत आएगी। तो पहले से ही आप लगभग 125 का टारगेट बना के रखो कि 125 स्कूल आपके जिले में सीएम राइज स्कूल के रूप में सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल सर, हमने इस पे फुल टाइम भी लगा लिया और हमने स्कूल भी देख रखा हूँ मैंने पूरे जो भी है, और हमें लगा भी, हमारी टीम को लगा कि ये स्कूल इस श्रेणी में नहीं आ सकता। जैसे मैं पूरे भ्रमण में भी चुनाव चल रहा था, हम भी जाते हैं भ्रमण पे, जो स्कूल है मेरे पास लिस्ट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं पूरे बीओ पीआरसी को साथ में मिला के। और फिर परसों से हमारा ये एक स्कूल एक दिन के लिए मैंने दिया सभी को, एक दिन आराम से आप दिन भर बैठ के वो स्कूल को कंप्लीट करेंगे। और सर इसमें हम लोगों को जिला स्तर से कोई रिपोर्ट मिलेगी कि किसने काम कर लिया सर, ऐसा कुछ मिलेगा? बिल्कुल आपको उस पर दिखेगा, जो इसका जो ट्रैकर बना है वो ट्रैकर में पूरा दिखाई देगा आपको भी और ब्लॉक को भी, दोनों को भी। धन्यवाद साहब। काम करिए अभिषेक, पोर्टल पे वो जो ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन है ना कि कौन से स्कूल में कौन से मर्ज हो सकते हैं, वो एक बार दिखा दीजिए तो शायद बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। कौन से स्कूल में कौन से पोर्टल का जो फ्रंट पेज है हमारा होम, उसमें जो सारे स्कूल की प्रोफाइल आ रही है ड्रॉप डाउन में, बस वो वाला पेज पर खोल के देखिए। जब तक के पोर्टल अभिषेक चालू कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, आप उसको देखेंगे तो उसमें जो फील्ड्स का चयन किया है, जो डेटा एंट्री जिन फील्ड्स पे होनी है, आप उसको एक बार देख लेंगे ठीक से, आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान में जो हमारी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो इस बात तक, इस बिंदु तक सीमित है कि एज इज वर्तमान में स्थिति क्या है। आपको आगे क्या करना है, क्या कर सकते हैं, ये अभी पोर्टल पे नहीं पूछा जा रहा है। वर्तमान में स्थिति क्या है, सिर्फ इसी की जानकारी हमें अपने पोर्टल पे कैप्चर करनी है। आगे फिर इसी जानकारी के आधार पर कार्य योजना तैयार की जाएगी कि इन स्कूल्स में किस तरह की आवश्यकता है। तो हमें आगे क्या करना है इस बात पे भी आप मत जाइए। प्लानिंग हमें सिर्फ वर्तमान में यही करनी है कि आज में स्कूल की जो प्रोफाइल है उसी की जानकारी आपको पोर्टल पे अपलोड करानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये एक ब्लॉक से लॉगिन किया है मैंने। ठीक है, इसके अगले स्लाइड है जी। ये ब्लॉक से लॉगिन किया है, आपको सीएम राइज स्कूल पे क्लिक करना है और ऑल जीएसके स्कूल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ऑल जीएसके स्कूल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके पास जिस ब्लॉक से मैंने लॉगिन किया है उसके जन शिक्षा केंद्र की सूची आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। कोई भी जन शिक्षा केंद्र जो आप चुनेंगे, इसी जन शिक्षा केंद्र जो चुना है इसके पहले ही इसका कोड लिखा हुआ है, तो आपको ये जन शिक्षा केंद्र का कोड इनको प्रोवाइड कराना होगा। और जैसे हम जन शिक्षा केंद्र चुनेंगे, आपको यहाँ पर इस जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले सारे एंकर शालाओं की सूची दिख जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इस जन शिक्षा केंद्र ने अभी तक लॉगिन kiya है या नहीं किया है। जिस भी समय वो पहली बार लॉगिन करेगा, आपको यहाँ पर उसका समय और तारीख दोनों प्रदर्शित हो जाएगी। और ये है आपके पास चेक बॉक्सेस। इन चेक बॉक्सेस को टिक करके जिस भी शाला को आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, इनको टिक करें और वेरीफाई स्कूल बटन पर क्लिक कर दें।
जैसे मैंने यहाँ पर ये 4 शालाएं चुनी है और मैंने इस वेरीफाई स्कूल बटन पर क्लिक किया है, तो क्लिक करते साथ मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपने जो भी शालाएं चुनी है उनको वेरीफाई कर दिया गया। वेरीफाई होते साथ जो अभी आपको रेड कलर पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं स्कूल वेरिफिकेशन, ये ग्रीन कलर पे आ जाएंगे और अब जन शिक्षा केंद्र या संकुल प्राचार्य इस कोड से, इस जन शिक्षा केंद्र के कोड से लॉगिन कर सकते हैं और जिनको वेरीफाई किया है इन स्कूलों की जानकारी को दर्ज कर सकते हैं। सर इसमें हम क्या उनको फॉर्म भी डिस्प्ले करा दें? एग्जैक्टली अभिषेक, ये सभी जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन में सिर्फ इसी बात का उल्लेख है कि जो क्लस्टर में जो शालाओं का चयन हुआ है हमारे डेटा के आधार पर, आपको उसको वेरीफाई करना है। इसमें आप एडिट डिलीट कर सकते हैं। इसकी स्टेप अभी जो स्कूल की प्रोफाइल बन रही है उस पर आ जाना, वो इम्पोर्टेंट है। जी सर, हम वो भी डिस्प्ले करते हैं। वापस से पहली स्क्रीन पर आ जाएंगे। जिस भी संकुल को हमने करना था, अब उसका कोड आपने जब दिया है तो यहाँ पर हम उस कोड को टाइप करेंगे और पहला उनको डिफॉल्ट पासवर्ड जो था वो abc@abc है, उससे लॉगिन करेंगे। ये आपके पास देखिए, चूंकि मैंने जन शिक्षा केंद्र से पहली बार लॉगिन किया है तो लॉगिन करते साथ मेरे पास ये स्क्रीन आएगी। आपको यहाँ पर आपके पासवर्ड को रीसेट करना है। आप जो भी नया पासवर्ड देना चाहते हैं वो 2 बार टाइप करके इसको अपडेट बटन पर क्लिक करें। वापस से पहली स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप दोबारा से लॉगिन करें नए पासवर्ड से। अब जो नए पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया है, आप देखेंगे जो वहां पर मुझे सारे एंकर स्कूल दिख रहे थे वो सभी यहाँ पर भी मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैंने सबसे यहाँ पे 4 स्कूलों को वेरीफाई किया था। अब मैंने एक ऐसा स्कूल को यहाँ पे अभी चुना। ये लिंक बने हुए हैं हर स्कूल के डैशबोर्ड को, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे, एक तो ये यहाँ पे वेरिफिकेशन पर शाला का स्कोर भी आपको डिस्प्ले होगा। तो जिस भी लिंक पर मैंने क्लिक किया है, ये देखिए पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर मैंने यदि रूरल चुना है तो मेरे पास रूरल के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ 4 से 4.99, 3 से 3, जो ब्रैकेट की बात हम लोग कर रहे थे, जैसे मैंने 3 से 3.99 एकड़ चुना है। सिर्फ ये एक ऐसा कंट्रोल है जहां पर आपको भूमि की, रिक्त भूमि की जो उपलब्धता है इसकी जानकारी आपको दशमलव में ही देनी है। तो यदि मैंने यहाँ पे 4.0 चुना तो आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाएगा, कृपया 3 से 3.99 एकड़ के मध्य की जानकारी दर्ज करें, क्योंकि हाँ आपने ब्रैकेट में यही चुना था। तो अब मैंने यदि 3.9 है इसकी जगह पे 3.4 चुना, तब ये इसको एक्सेप्ट करेगा और आप इसके अगले कंट्रोल पे जा पाएंगे। कक्षा कक्ष में भी आपके पास वैसे ही ब्रैकेट दिए हैं, 20 से 29 है, तो 20 से 29 के बीच में ही आपको कोई कक्षा कक्ष की उपलब्धता को यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। शाला का प्रकार इंटीग्रेटेड या स्टैंड अलोन जैसा कहा था, तो वो आपको चुनना है। जैसे आपने इंटीग्रेटेड चुना तो इंटीग्रेटेड इनेबल हो गया और आपका स्टैंड अलोन डिसेबल हो गया। वर्तमान नामांकन जो पिछली बार आपका स्कूल का लिया था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है और अभी आपका कुल नामांकन कितना है वो आपको दर्ज करना पड़ेगा। ऊपर में हमने चूंकि यहाँ पे रूरल सेलेक्ट किया था, इस वजह से आपके पास ये बसाहटों की जनसंख्या और बसाहटों से कितने विद्यार्थी अध्ययन हेतु आ सकते हैं ये इनेबल है। यही यदि हमने यहाँ पर अर्बन चुना तो ये दोनों डिसेबल हो जाएंगे, जिसमें आप इसकी जानकारी को दर्ज नहीं कर पाएंगे। यदि रूरल है तो बसाहटों की जनसंख्या आपके पास ब्रैकेट के फॉर्म पे आएगी, 5000 से जानकारियां आप जो भी चुनेंगे, जैसे 7000 से 9999 की जनसंख्या, तो आपके इसके बीच की ही कुल कितनी जनसंख्या है वो आपको दर्ज करना पड़ेगा। कितने बसाहटों से विद्यार्थी आ सकते हैं, जो आप यहाँ 7 से 10 चुनते हैं तो आपको यहाँ पर 7 से 10 के बीच की ही संख्या दर्ज करनी है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट वो आप यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने कहा था। एक मिनट पॉज करूंगा। इसमें सभी कृपया ध्यान दीजिए कि ये जो पार्ट है ये आगे की प्लानिंग में हमारे लिए काम आएगा। जैसा आपको पहले बताया गया था कि संभवतः जब ये स्कूल्स अपने पूरे स्वरूप में चालू हो जाएंगे तो आसपास के 10-15 किलोमीटर के बच्चे भी इन स्कूल्स में आ पाएंगे, उन्हें हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था देंगे।
और जब ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा तो संभवतः आसपास के प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसीलिए वो जो कॉलम हमने लिखा हुआ है कि स्कूल्स के आसपास जो बसाहटें हैं उन बसाहट की संख्या कितनी है और उस बसाहट से कितने बच्चे आ सकते हैं, ये थोड़ा सा जो डेटा है ये आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक भरने की आवश्यकता है। अभिषेक आगे। जी सर, इसके बाद जो कक्षा कक्ष प्रयोगशाला की जानकारी दर्ज करनी है वो यहाँ पर उपलब्ध है। आपको सबसे पहले कक्षा कक्ष चुनना है और कक्षा कक्ष की साइज आपके पास आ जाएगी कि 500 स्क्वायर फीट से या 400 से 500 के बीच में जो भी जितने भी कक्षा कक्ष हैं आपके पास, आप उनको चुने। जैसे 400 से 499 वर्ग फीट के बीच में आपके पास कुल कितनी कक्षाएं हैं, तो वो कक्षाओं की संख्या आप यहाँ पे देंगे और उसके बाद सेव करेंगे। तो जो कक्षा आपने दिया है, जानकारी दर्ज कर ली है, तो आप देखिए जो जानकारी ली है वो आपके पास यहाँ पे दर्ज हो गई। यदि कोई गलत जानकारी आपसे दर्ज होती है तो आखिरी में आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी है, आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से डिलीट हो जाएगी। फिर से कक्षा आप चुन सकते हैं और यदि 500 स्क्वायर फीट से अधिक की संख्या है तो आप वो दर्ज करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे 500 स्क्वायर फीट से एक ही संख्या मेरे पास कक्ष है जो अधिक है, तो ये मैंने 2 जानकारी दर्ज करी। प्रयोगशाला यदि आप चुनते हैं तो आपके पास भौतिकी की प्रयोगशाला, रसायन की, जीव विज्ञान की जो भी प्रयोगशालाएं हैं आप वो चुन के उनका कुल नंबर कितने हैं वो करके आप यहाँ पे सेव करेंगे। बिल्कुल वैसे ही पुस्तकालय यदि आप चुनते हैं, पुस्तकालय कितने हैं आपके पास वो आपको यहाँ पे चुन के सेव करना है। यहाँ पे भी देखिए इस शाला में मैंने लिखा है 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शाला उपलब्ध नहीं है। यदि इस शाला के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जानकारी आती कोई भी स्कूलों की तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में हो जाता है। और ये पूरा करने के बाद आखिरी में आपको जानकारी सेव बटन पर क्लिक करना है, तो ये जानकारी यहाँ सेव हो जाएगी। जैसी जानकारी ये सेव होगी आपके पहले कॉलम पे जहां पर आपने ये जहां से आपने इस स्कूल को चुना था, यहाँ पे वेरिफिकेशन पश्चात शाला का स्कोर, तो यहाँ पर आपको आपकी जानकारियों के आधार पर कैलकुलेट होगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। वेरिफिकेशन की स्थिति देखिए नॉट वेरीफाइड है यहाँ पे, क्योंकि आपने अभी जानकारी इसमें सेव नहीं की है। आप जैसे सेव करेंगे या वेरीफाई करेंगे ये वेरीफाइड दिखाएगा, सेव करेंगे तो सेव्ड दिखाएगा और वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड और लॉक करेंगे तो यहाँ पे लॉक्ड डिस्प्ले हो जाएगा। आपके लॉक करते साथ ही पूरी जानकारी बीओ के अकाउंट पे डिस्प्ले होने लगेगी और यही जानकारी डीओ के अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। सर इतना ही काफी है। अभिषेक जी मैं रैत बोल रहा हूँ, इसमें एक चीज आईसीटी शाला पार्ट शायद मिस कर रहे हैं थोड़ा सा ना। आईसीटी के डिटेल्स के लिए आपके पास वो भी यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है। आप आईसीटी डिटेल्स पर ये शालाओं की जानकारी के बाद आप ये आईसीटी डिटेल्स का मेन्यू बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके संकुल के ही सारी शालाओं के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप जो भी शाला को चुनेंगे उसकी जानकारी यहाँ पे दिख जाएगी कि कौन से जिले के कौन से ब्लॉक में आ रहा है और आपने इस स्कूल की जानकारी दर्ज की है या नहीं की है। तो अभी जैसे इस स्कूल में हमने जानकारी दर्ज नहीं की है तो आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बेसिक की एक परिसर एक शाला का स्कूल है या नहीं वो चुनना है। कुल नामांकित विद्यार्थी आपको डालने हैं। फिर इस पूरे फॉर्म को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक में जिसमें संसाधनों के बारे में बताना है, दूसरा हार्डवेयर की जानकारी, एक कनेक्टिविटी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी की जानकारी और एक इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जानकारी। तो ये सभी की जानकारी आपको अंकों में या ड्रॉप डाउन में हाँ या नहीं के फॉर्म पे देना है। आपके पास सारे सवाल यहाँ पर सुनिश्चित हो रहे हैं और उसके बाद जानकारी को सेव करना है और सुनिश्चित होने के बाद फिर आपको इसको लॉक बटन पर क्लिक करना है। ऐसे आईसीटी की जानकारी भी आपको दर्ज करनी है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसे स्कूल को जोड़ना है, घटाना है, फॉर्म प्रपत्र कैसे भरना है, आईसीटी की जानकारी कैसे देनी है, ये सारा चीज आपको जो अभी हमने लिंक शेयर की है उसमें आपको मिल जाएगी। मैं वो वीडियो आप एक बार यहाँ पे प्ले कर दे रहा हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी दिखेगी। हालांकि उसमें वॉल्यूम अभी आप नहीं सुन पाएंगे। तो जो लिंक हमने शेयर की है उससे आप खुद ही ये आपको सबसे पहले मैनुअल में बिल्कुल शुरुआत से बताया है कि आपको ब्राउजर में सबसे पहले vimarsh.mp.gov.in ओपन करना है।
विमर्श ओपन करने के बाद आप RMSA लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो RMSA लॉगिन पर जैसे आप क्लिक, जो लॉगिन स्क्रीन थी, जो जहां से अभी हमने ब्लॉक से BO के अकाउंट से लॉगिन किया और उसी के साथ हमने जन शिक्षा केंद्र के कोड के साथ लॉगिन किया, उसी मेन्यू से आपको बाकी के काम करने हैं। तो ये मेरा लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ से जो अभी हमने आपको स्टेप्स बताए हैं वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप विमर्श के लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं या ग्रुप पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ से आपको हर चीज का सोल्यूशन देंगे। सर आई थिंक हमारी तरफ से कंप्लीट है। यदि और कोई सवाल है किसी के तो अभिषेक, आपने बहुत ही क्लियरली सभी ऑफिसर्स को ब्रीफ कर दिया है। आई थिंक क्लैरिफिकेशंस अब हम अभियान में चलेंगे तो थोड़े थोड़े इश्यूज आते रहते हैं, वो आप हमसे व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ सकते हैं। अभी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं। एक इशू यह आया था कि कुछ जिलों में इलेक्शंस हैं, स्पेसिफिक विधानसभा में इलेक्शंस हैं। एटलीस्ट आप देख रहे हैं कि जो आचार संहिता के जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो नगर निगम वाले मुख्यालय जिलों में अलग हो रहा है और बाकी क्षेत्रों में अलग हो रहा है। जहां पे नगर निगम है वहां पे पूरे जिले में आचार संहिता नहीं है, स्पेसिफिक विधानसभा एरिया में है। तो कृपया करके आपके जिस क्षेत्र में इलेक्शंस हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे आप आगे की जो स्टेजेस हैं, जनपद का, जिला का या आगे की स्टेजेस हैं, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं आचार संहिता तक। 33 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 18 जिलों में शायद इलेक्शन है या 16 में है, वहां पे हम लोग, वहां भी कुछ हिस्सों में हम लोग सोच सकते हैं दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप अपने स्तर का काम है वो आप पूरा कर लें। जहां पे आपको जनप्रतिनिधियों के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है और जिन जिलों में इलेक्शंस हैं, जिस हिस्से में इलेक्शंस हैं, वहां की कार्रवाई हम स्थगित कर देंगे, लेकिन बाकी कार्रवाई समान रूप से चालू रखिए। तो सर अब बंद करने के आया सर? जी बिल्कुल, वाइंड अप कर दीजिए सर। ठीक है साथियों, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि ये वेरिफिकेशन की जो कार्यवाही है उसमें आपके कोई भी भ्रम अब बचे नहीं होंगे, सब कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। थोड़ा सा ओरिएंटेशन की जरूरत और अगर हो तो जो आपके जिले के प्रोग्रामर्स हैं और जो MIS कोऑर्डिनेटर हैं ब्लॉक्स के, उनको और इन्वॉल्व करें ताकि वो टेक्निकली जनशिक्षा के प्रभारियों को और संकुल प्रिंसिपल्स को और सपोर्ट दे पाए और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर पाए। इसके अलावा जो ब्लॉक वाले और जिले डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी क्रॉस वेरिफिकेशन की है वो आपको करना है। एक बार एंट्री हो जाएगी उसके बाद जो क्रॉस वेरिफिकेशन वो करना है और उसके बाद ही फिर फाइनल एंट्री फाइनली सेव करना है पूरी जानकारी को आपको। और सभी जिलों से अनुरोध ये है कि जो नंबर हमने दिया है वो नंबर आपका पूरा नहीं रहेगा, उससे 25% कम करके आपको सिलेक्ट अपने फाइनल सिलेक्शन करके अप्रूवल कराना है, क्योंकि अभी हमने 15,000 की सूची दी है और फाइनली हमें 10,000 का नंबर रखना है। तो उस हिसाब से आपको स्कूल के नंबर्स को अपने कम करना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।